हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स ने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो इग्नू में एडमिशन से लेकर के और यहाँ पे डिग्री लेने तक के इस बीच में जितने भी प्रोसीजर होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर होते हैं कि मैम एग्जाम कब होते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाए, ग्रेड कार्ड क्या होता है और री एग्जाम क्या होता है, री एवेल्यूशन कैसे करें, एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, राइट, एग्जाम कब दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, ईयरली बेस्ड एग्जाम होता है। तो आपके पूछे हुए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वन बाय वन डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपने एडमिशन जनवरी सेशन में लिया हो या फिर जून सेशन में, किसी भी सेशन की हो, कोई किसी भी ईयर की हो, तो हर एक का डाउट जो है इसी एक वीडियो से कंप्लीटली जो है वो क्या हो जाएगा, सारे जो डाउट है रिजॉल्व होने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इग्नू से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन अपडेट जो है आपको ऑन टाइम मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, ताकि जो भी इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे या फिर जिन्होंने ले लिया है, फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया, कुछ भी आपको नहीं पता कि यहाँ पे कैसी और क्या क्या चीजें होती हैं, इसी एक वीडियो से आपका काम बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिस्ट्री की पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हिस्ट्री की पेड क्लासेस यूजीसी नेट क्लास, अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए क्लासेस लेना चाहते हो, बिल्कुल अवेलेबल है। एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी लेवल, ड्री ट्रिपल एसबी या इग्नू बीए एमए हिस्ट्री, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी की अपडेट आपको सिर्फ अपना नेम मेंशन करना है, और नेम के बाद आपको कौन से कोर्स के लिए हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए या नोट्स चाहिए, आप मुझे डीएम कर देना। बाकी की अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और वन बाय वन आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, तो हर एक चीज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, जैसे ही आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, हमने इग्नू में क्या करा है, एडमिशन ले लिया, तो मैं आपको बता दूं इग्नू में एडमिशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपका एडमिशन होगा जनवरी सेशन में, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जुलाई सेशन में। जनवरी और जुलाई 2 बार आप देखोगे इग्नू अपनी साइड से एप्लीकेशन फॉर्म को आउट करता है। तो अगर आपको इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो बीएड हो, एमबीए हो, मास्टर्स हो, कुछ भी हो, पीएचडी हो वगैरह टाइप कुछ भी हो, साल में 2 बार इग्नू में आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक जनवरी में निकाला जाता है और एक जुलाई में। आप में से कोई ऐसा है जो अभी जनवरी में मिस कर गया कि जनवरी में फॉर्म निकला था, हम नहीं फिल कर पाए, हमें नॉलेज नहीं थी, तो जुलाई में कर सकते हो। जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, तो यहाँ पर जुलाई में ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था, और आप में से कोई ऐसा होगा जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहता था लेकिन किसी कोर्स में ले नहीं पाया, इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई इशू नहीं है। जनवरी में दोबारा से एडमिशन स्टार्ट होंगे, तब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जिस भी कोर्स में आपको इग्नू से क्लासेस करनी है। ओके, पहली चीज। चलिए, हमने इग्नू में एडमिशन ले लिया, अब क्या होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज ये होती है कि एडमिशन लेने के बाद अब हमारे माइंड में आएगा, अब एडमिशन के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होता है। अब जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनकी भी बात करेंगे, दोनों एक साथ बता रही हूँ, ठीक है, सेशन कोई भी हो। और एक जिन्होंने जून में या जुलाई में एडमिशन लिया है उनकी बात मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि अभी तो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेकर मैं आपको सारी चीज वन बाय वन बता रही हूँ, एडमिशन से लेने तक, और जब तक हम अपने इग्नू से यानी अपने डिग्री लेकर हाथ में नहीं आ जाते तब तक का सारा प्रोसीजर बताऊंगी एक करके, तो बिना वीडियो को स्किप करके समझना। आपने एडमिशन ले लिया, अब आपके माइंड में होगा मैम असाइनमेंट कब बनाते हैं, असाइनमेंट कब सबमिट किया जाता है, एग्जाम हमारा कब होगा, सारे सब्जेक्ट का होगा, ईयरली होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, ये भी एक नेक्स्ट डाउट होता है, राइट। चलो देखो, अगर आप में से किसी ने भी जनवरी सेशन के एडमिशन हो, अब वो साल कोई भी हो,
2025 हो, 2026 हो, 27 हो, आगे के सो ऑन जितने भी ईयर्स में अगर हमने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, मान लो आपने जनवरी में लिया है, फरवरी में लिया है, मार्च में लिया है, क्योंकि इग्नू में एप्लीकेशन फॉर्म जब आउट होता है तो लंबा चलता है, 2-3 महीने तक आप एडमिशन ले पाते हो। तो अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में भी एडमिशन लिया है या अप्रैल में भी लिया है ना, तो आप लोगों का सेशन जनवरी का ही माना जाता है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इनमें लिया है, तब आपका सेशन जुलाई का माना जाता है, ठीक है। ये पहली चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि मैम जो भी एस्पिरेंट जनवरी सेशन के होते हैं और दूसरे जो जुलाई सेशन के होते हैं, हमारा जो एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली बेस्ड होता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, यानी आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बीए, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, आप सभी का जो एग्जाम होता है वो ईयरली बेस्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, आपके कई बार जैसे कि आप मास्टर में देख रहे हो, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो उसमें सेमेस्टर वाइज मेंशन होता है, लेकिन सेमेस्टर वाइज सिर्फ मेंशन किया गया है, आपका एग्जाम ईयरली बेस्ड ही होगा, यानी साल में एक बार ही आपका एग्जाम आपको देना पड़ता है, साल में 2 बार एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये क्लियर हो गई, आप चाहे ग्रेजुएशन करो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको कौन सा असाइनमेंट कैसे क्या बनाना है, पहले मैं आपको सारे डाउट एक साथ क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर कोई भी चीज स्किप हो जाएगी तो यहाँ पर जो मैंने नोट करा इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडमिशन से डिग्री लेने तक सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने एडमिशन डिस्कस कर लिया है कि इग्नू में एडमिशन जनवरी और जुलाई यानी साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक जनवरी सेशन में और एक आपका जून सेशन में, जून या जुलाई आप देख सकते हो, ठीक है। तो जून में एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जब से हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, ईयरली बेस्ड होगा। सिर्फ कुछ ही आपके एग्जाम होते हैं जो सेमेस्टर होते हैं, अदरवाइज सारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी के एग्जाम ईयरली बेस्ड होते हैं, इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैम अब आपने एडमिशन ले लिया, आपको ये पता चल गया कि आपको जो एग्जाम देना है वो साल में एक बार देना है, चलो ये भी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैम असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हुआ वो कैसे और कब करना होता है। देखो असाइनमेंट, जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, आप लोगों को जो असाइनमेंट सबमिट करना होता है वो करना होता है सितंबर से, सेम ईयर, साल वही होगा, सितंबर तक आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होता है। जैसे कि जनवरी 2025 में आपने एडमिशन लिया है तो आपको अपना असाइनमेंट सितंबर, अक्टूबर, ये डेट बढ़ जाती है, और एट द एंड नवंबर 2025 तक आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है, ठीक है। वहीं अगर आपका सेशन जून का है, जून 2025 या कोई भी साल हो, आपको अपने असाइनमेंट जो सबमिट होना स्टार्ट होता है वो मार्च से होता है, डेट आगे एक्सटेंड भी होती है, मार्च, अप्रैल, मई यहाँ तक बढ़ती है, तो आपको अपना असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत फरवरी, मार्च से स्टार्ट हो जाता है, आप अपने असाइनमेंट को फिर सबमिट कर सकते हो। जनवरी सेशन का समझ में आ गया, जून वालों को भी समझ में आ गया, आपने एडमिशन जब लिया है और आपको अपना असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है। लेकिन आप में से कई ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैम हमने जनवरी सेशन है, किसी कारणवश हम सितंबर के जो हमारा सेशन था इसमें असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो अब कब करें, राइट। तो कोई इशू नहीं है, किसी भी, अगर मान लो वैसे तो आपको इसी मंथ में ही अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना है, बाय चांस कोई यहाँ पर आपकी इमरजेंसी आने की वजह से, आप किसी रीजन की वजह से अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पाते हो, तो नेक्स्ट ईयर जब मार्च, अप्रैल, मई में जब असाइनमेंट दोबारा सबमिट किए जाते हैं तब आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट होता है कि मैम हमारा ये साल था लेकिन आज 2 साल बाद हम वापस आए हैं, तब हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा था, कौन सा असाइनमेंट बनाए, ये भी एक डाउट है। हमेशा एक बात याद रखना, आपने कभी भी ऐसा होता है आपके साथ कि आप अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पाते हो, ठीक है। मान लो आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, आपने क्या हुआ कि असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए,
फिर जून आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया, मान लो फिर जनवरी 2026 आ गया, ठीक है। और अब आप कहोगे कि मैम जनवरी 2026 आ गया, मुझे असाइनमेंट बनाना, लेकिन मैंने एडमिशन 2025 में या 2024 में लिया था, कौन से सेशन का असाइनमेंट मुझे बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जब एडमिशन लिया था, यानी आप सभी का जो भी सेशन होता है, हमेशा आपको अपना असाइनमेंट वही बनाना होता है। चाहे आप अपना असाइनमेंट 1 साल बाद सबमिट करो, 2 साल बाद करो, 3 साल बाद करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से बहुत सारी सिचुएशन किसी के टाइम में आ जाती है, लेकिन आप हमेशा कौन सा असाइनमेंट बनाओगे, जब आपने जिस भी समय उसमें एडमिशन लिया था, जो भी आपका सेशन था। अगर जनवरी का सेशन है, जनवरी सेशन का असाइनमेंट बनाओगे, जून सेशन था तो जून का बनाओगे, वही ईयर सेम, जब भी आपने एडमिशन लिया था, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकेंड ईयर का हो। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ में अगर आपको ये 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी डाउट लग रहा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट बना है, तुरंत नीचे आप लोग चैट में मेंशन कर देना, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर साथ में करते रहेंगे। ठीक है, असाइनमेंट हमें क्लियर हो गया, कब किसको सबमिट करना होता है। बाय चांस कोई अपने टाइम पर सबमिट नहीं कर पाता तो आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन आप असाइनमेंट अपने सेशन का ही बनाओगे, और जिस दिन अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है उसी दिन की डेट मेंशन करनी होती है। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, उसमें आपको 10 में से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो आप कर लेना। असाइनमेंट बनाने का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस पे मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखना कि असाइनमेंट बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जस्ट बिकॉज अब जो इग्नू की साइड से हमें मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि असाइनमेंट में वो फेल कर दे रहे हैं। आपके असाइनमेंट के जो पासिंग मार्क्स होते हैं, 100 में से 40 मार्क्स हमें असाइनमेंट में लेकर ही आना है। 39 भी अगर आए तो आप फेल हो, तो आपको दोबारा से असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के बाद देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करें कि 80 से 90% हम असाइनमेंट में लेकर आ पाए। ओके, नेक्स्ट है कि मैम असाइनमेंट प्रिपेयर तो कर लिया, अब सबमिट कहाँ करना होगा। देखो, ये आपको अपना जो भी आपका स्टडी सेंटर है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेना, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा, जो भी कॉलेज उन्होंने मेंशन करा होगा, वहाँ का आपको गूगल पे सर्च कर लेना कि आपके उस टाइम पीरियड पे ऑफलाइन वो लोग सबमिट करवा रहे या ऑनलाइन। तो जो भी होगा आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंगली चेकआउट करके वहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, असाइनमेंट भी हमें क्लियर हो गया कि जनवरी वालों को कब बनाना होता है, कब सबमिट करना होता है, और जून सेशन वालों को कब अपना असाइनमेंट बनाना होता है और कब सबमिट करना होता है। चलिए, हमने असाइनमेंट भी बना लिया, अब आते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में। देखो, एग्जाम फॉर्म आपका एग्जाम से 2 महीने पहले निकाल दिया जाता है, 2 से 3 महीने पहले। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनवरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सेशन जनवरी है, आप सभी का जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है, सेम ईयर में। मान लो 2025 है तो 2025 यानी जनवरी है, शुरुआत में आपने एडमिशन लिया है, उसी साल के आखिरी में आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपका जून सेशन है और 25 है अगर आपका, या 26 कुछ भी होगा, तो अगली साल यानी अगली साल नेक्स्ट ईयर 2026 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और आप में से कई ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे मैम कि जनवरी सेशन था, किसी वजह से हम दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाए, तो अब कब दे पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जून में दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर जो जून में एग्जाम होता है, क्योंकि इग्नू जो है साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है, एक दिसंबर में और एक जून में। अगर आप जून में एग्जाम नहीं दे पाए तो दिसंबर में दे देना, दिसंबर में नहीं दे पाए तो जून में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ध्यान क्या रखना है, एग्जाम फॉर्म, जब तक आप सभी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक आप सभी एग्जाम दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने से पहले एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए 200 पर सब्जेक्ट होता है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट पे करना होता है। तो आपको लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो उन सारे सब्जेक्ट की फीस आपको पे करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सारे सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ कुछ का देने वाला हूँ, तो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो सिर्फ उनकी फीस सबमिट करना, बाकी अदर सब्जेक्ट की मत करना। आप में से कई ऐसे होते हैं
मान लो आपके पास एक फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट है और आपने पूरे 6 सब्जेक्ट के 1200 रुपीज़ एग्जाम फॉर्म में फिल कर दिए। फिर एग्जाम की बारी आई, आपको है कि मैम हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम फॉर्म हमने भर दिया, फीस कैसे रिटर्न होगी? कुछ भी रिटर्न नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये समझना है कि क्या मैं ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाला हूँ या फिर कुछ। अगर आपको लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मुझे नहीं है, सिर्फ मैं 2 या 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार दे पाऊंगा, तो आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद ही एग्जाम आप दे पाओगे। और एक बार एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, उसकी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। आपकी चॉइस एग्जाम देना है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैम अब तो एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, अब तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाई चांस कोई इमरजेंसी होती है या हमें कुछ भी होता है, कोई भी कारण हो आपका, तो अगर आपको लगता है एग्जाम फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन हम एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फी रिटर्न नहीं मिलेगी। तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से एग्जाम फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को जो मेरे पास डीएम्स आते हैं कि मैम हमने पहले एग्जाम फॉर्म फिल किया था लेकिन हम किसी कारण की वजह से एग्जाम दे नहीं पाए, तो क्या अब हम जब एग्जाम देने वाले तो दोबारा से फिल करना है? डेफिनेटली। एक बार एग्जाम फॉर्म फिल करा लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो दोबारा आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, दोबारा से 200 रुपीज आपको पर सब्जेक्ट के पे करने पड़ेंगे, तभी आप सभी एग्जाम दे पाओगे। क्लियर हो गया एग्जाम के प्रोसीजर? चलिए, एग्जाम आपको समझ में आ गया कि अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन होती है, देखो आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो चाहे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल होते हैं ना, तो आपको इग्नू वैलिडिटी 5 साल की नहीं 6 साल की देता है, और अब तो 5 की हो गई है। तो आपका 3 साल का वैसे कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, लेकिन किसी कारणवश हम एग्जाम नहीं दे पा रहे तो आप 6 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हो। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल का समय होता है, राइट? लेकिन बाई चांस किसी कारणवश से हम एग्जाम ना दे पाए, पहले 5 साल था अब 4 साल कर दिया इन्होंने, यानी आप 4 साल के अंदर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को इग्नू में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 साल में आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कर सकते हो। लेकिन आप में से कई ऐसे तो 4 साल में भी नहीं कर पाते, तो 4 साल के बाद आपको इग्नू में दोबारा से एमए में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन 4 साल तक आपको दोबारा से एडमिशन नहीं लेना। एक बार आपने एडमिशन ले लिया है वो बहुत है, सफिशिएंट है। 2 साल बीत गए, फिर आपको लग रहा है अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, आप दे सकते हो। लेकिन 4 साल बीत गए, आपने तब भी एडमिशन के बाद एप्लीकेशन यानी एग्जाम नहीं दिया, असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, तो 4 साल के बाद आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन जिनके साथ होती है, वो याद रखना। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का भी है, पहले 6 साल था अब शायद 5 साल हो गया, तो 5 साल के अंदर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अच्छी बात है, तो तब तक आप उसको कर सकते हो। 5 साल तक भी अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपको दोबारा से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। चलिए, यहाँ तक आपको बातें सबको क्लियर हो गई। अब जो ऊपर क्वेश्चन रखते हैं 1 बाय 1 और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना कि आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स होता है वो भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, आउट ऑफ 100 की मैं अगर बात करूं तो हमें एग्जाम हो चाहे आपका असाइनमेंट हो, 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं कि 50 में से भी एग्जाम हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपका एग्जाम 50 में से हुआ है तब आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 18 होता है, यानी 18 नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट है, लाइक जो मेरे मास्टर्स के भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं कि मैम हमारा जो मास्टर का एग्जाम हुआ है, लाइक एमपीएससी का एग्जाम हो रहा है, एमजीपी का जो एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम 50 मार्क्स का था। लेकिन जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो मान लो कि अगर आपके एग्जाम में 50 में से 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है, जब आपने अपना रिजल्ट चेक करा, लेकिन वहीं आपने अपना ग्रेड कार्ड अगर चेक करा है तो आपके उसके अंदर ग्रेड के अंदर आपके इस सब्जेक्ट में 36 मार्क्स मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका रिजल्ट आएगा
ग्रेड कार्ड, जब उस ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स चढ़ाए जाते हैं वो आउट ऑफ 100 होता है, और अगर आपके 50 में से 18 नंबर आए हैं तो इसी 18 को डबल कर देते हैं, यानी 18 टू जा 36 होता है। इसीलिए आपके ग्रेड कार्ड में 36 मेंशन है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फिर अभी भी, लेकिन आप में से बहुतों को ये डाउट होगा कि मैम हमें तो आउट ऑफ 100 की बात करें तो 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 50 के अकॉर्डिंग देखें तो पास नहीं है। तो बिल्कुल, तो इसीलिए कोशिश करो कि अगर जब आपका यहाँ पे डबल मार्क्स किया जाए तो 50 में से 20 मार्क्स तो बने ही बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें 50 मार्क्स का ही रहता है, वो 100 नहीं होता, तो तब आपको उसमें 18 नंबर पासिंग मार्क्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन पूरी कोशिश करो, अगर हमारा कोई एग्जाम है और आउट ऑफ 50 है तो हमें 20 से नीचे नहीं लाना। क्यों? जब उसका डबल होके आपके ग्रेड कार्ड में मेंशन किया जाएगा तो वो 40 प्लस मार्क्स बनने चाहिए, तभी आप सभी जो है वो पास माने जाएंगे, चाहे वो आपका असाइनमेंट हो चाहे वो आपका एग्जाम हो। पासिंग मार्क्स क्लियर हो गया? बाकी मैंने हर एक और भी जो है डिटेल में शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, जाकर आप सभी वहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट है आपके इग्नू जो है साल में कितनी बार एग्जाम कंडक्ट कराता है, मैंने बता दिया 2 बार आपके यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। ठीक है, जून में कौन एग्जाम देगा? जून में वो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं जिनका एडमिशन जून सेशन में होता है। दिसंबर में वो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं जो जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं। वो मैंने अभी पीछे आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि मैम क्या हम सभी डबल मास्टर कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नू से अभी के अभी एमए हिस्ट्री भी कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि चलो इग्नू का अभी फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है लेकिन हमने एमए हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं किया, तो क्या हम एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए सोशियोलॉजी या एमए इंग्लिश या किसी से भी मास्टर करना है, क्या वो हम साथ में कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। अब डबल मास्टर एक साथ हम सभी कर सकते हैं। तो अगर आप में से डबल मास्टर क्या कह सकते हो? कह सकते हो एक तरीके से डबल डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि ये इस पर भी मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें 2 डिग्री एक साथ वैलिड माना जाता है। जैसे आप में से कई ऐसे जो एक रेगुलर कॉलेज से करते हैं और दूसरा ओपन से करते हैं, तो एक ही साल में दोनों डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। आगे जाके आपको कोई और एग्जाम या कोर्स करना हो तो उसके लिए ये दोनों डिग्री वैलिड होगा, आप दोनों में से कोई भी वहाँ पर अटैच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डबल मास्टर्स आपकी चॉइस है। डबल मास्टर आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपने अभी एमए हिस्ट्री कर लिया, उसके बाद आप दूसरा कोई पॉलिटिकल साइंस या ये वो आपकी चॉइस होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें उनको रहता है कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही हम मास्टर में करें। तो इसीलिए मास्टर करने के टाइम पर आपको एक स्पेसिफिक, पहले तो आपको यही डिसाइड करना है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन में है या जिसने अभी तक जस्ट इग्नू में एडमिशन लिया है, तो याद रखना कि आगे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे आपको अपना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना ही करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दोगे, यूपीएससी का दोगे, यूजीसी नेट में, टीचिंग लाइन कहीं भी जाओगे, तो हमें मास्टर किसी एक ही सब्जेक्ट से कर सकते हो। तो पहले तो आपको यही चूज़ करना है कि कभी मुझे यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना हुआ, कोई भी फॉर्म फिल करना हुआ, तो वो मेरा कौन सा सब्जेक्ट है। आप में से कई ऐसे होते हैं जो ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं लेकिन हमें ना नॉलेज होती ना हमारे में उसमें कोई इंटरेस्ट होता, तो ऐसी गलतियाँ मत करना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी खुद से डिसाइड कर लो। लेकिन आप में से किसी को ऐसा कोई डाउट हो रहा है कि मैम हमें ये करना है वो नहीं करना, मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सअप नंबर है 8881969680 पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे इस कैटेगरी में जाना है, इस लाइन में जाना है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोर्स कंप्लीट करने की ड्यूरेशन क्या है? मैंने अभी आपको ये भी बता ही दिया ऑलरेडी। बीए कर रहे हो तो बीए को कंप्लीट करने का 3 साल का समय होता है, लेकिन इग्नू आपको उसको कंप्लीट करने के लिए 5 साल की वैलिडिटी देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, वैसे 6 साल थी पहले लेकिन इस साल शायद चेंज हुई है। और अगर मैं वहीं आपकी बात करूँ एमए की, अगर आप मास्टर कर रहे हो तो मास्टर कंप्लीट करने का 2 साल होता है। आपको यहाँ पर 5 साल पहले था, अब 4 साल कर दिया गया है। तो 4 साल के अंदर आपको अपना ये मास्टर कंप्लीट कर लेना है। बाय चांस आप ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो अगर आपने इन टाइम पीरियड के अंदर भी अपने इन कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा। लेकिन आप 6 साल आपका पूरा नहीं हुआ या 4 साल आपका पूरा नहीं हुआ है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोबारा से एडमिशन तब नहीं लेना होता, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है और असाइनमेंट देना होता है। लेकिन
इस ड्यूरेशन के बाद, यानी ये ड्यूरेशन जो है वो आपका एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा से एडमिशन लेना होता है, बार बार एडमिशन नहीं लेना होता। ठीक है, चलिए प्रोविंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो, जब आप सभी जो भी कोर्स कर रहे होते हो, जैसे ही आपने अपना चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मान लो कि आपने अपना एग्जाम अभी दिसंबर में दोगे, ठीक है, या दे दिया है, सपोज दिसंबर में एग्जाम दोगे, तो विद इन 6 मंथ आपके घर पर ही आपकी प्रोविंशियल सर्टिफिकेट जो डिग्री है वो इग्नू आपके घर पे भेज देता है। वैसे प्रोविंशियल सर्टिफिकेट और मार्कशीट इग्नू, आप जो इग्नू के साइड से ही आपको खुद क्या करते हैं, वो विद इन 6 मंथ आपके घर पर ही आपको मार्कशीट और प्रोविंशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने घर का एड्रेस मेंशन किया होगा वहाँ पर वो आपको दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर इग्नू की तरफ से कोई नहीं, आपके घर पे कोई भी मार्कशीट या प्रोविंशियल सर्टिफिकेट नहीं आता, तो यहाँ पर ये आपके कॉन्वोकेशन करते हैं। ठीक है, उसकी अपडेट भी मैं मेरे चैनल पर देती रहूंगी, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तो फी लगती है, फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तब जाकर आपको यहाँ पर सब कुछ मिलता है, डिग्री और ये मार्कशीट, लेकिन अदरवाइज आपके घर पर आ जाता है। ठीक है, ग्रेड कार्ड को चेक कैसे करें, देखो याद रखना, ग्रेड कार्ड अलग होता है और रिजल्ट चेक करने का अलग होता है। रिजल्ट अगर सिर्फ डालोगे, अगर आपने गूगल पे सर्च किया कि इग्नू का रिजल्ट, आपका जो भी सेशन होगा वो, तो रिजल्ट डालोगे तो सिर्फ रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट आपको शो करेगा। ग्रेड कार्ड में क्या होता है, ग्रेड कार्ड आप लोग जब सर्च करोगे ना गूगल पे इग्नू ग्रेड कार्ड, और इग्नू का जब आप ग्रेड कार्ड सर्च करते हो तो उसके अंदर आपको असाइनमेंट प्लस एग्जाम के मार्क्स दोनों शो होता है। ठीक है, तो ग्रेड कार्ड के अंदर असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन होगा और आपके एग्जाम का भी मार्क्स मेंशन होगा। ठीक है, असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उसको देख लेना। असाइनमेंट बनाते वक्त बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, नीट और क्लीन होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया। आज अब इस टाइम से 2 सालों से असाइनमेंट में बच्चों जो है ज़्यादातर फेल हो रहे हैं, तो आपको एक तो नीट लिखना है, नीट और क्लीन वे में आपको अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा आपको कोई और पेन यूज़ नहीं करना है। रेड और ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना असाइनमेंट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हो, सबमिट करते हो, आपको पूरा ध्यान रखना है कि वो पीडीएफ भी हम इस तरीके से यहाँ पर बनाएं कि उसमें किसी भी तरीके का जो हमारा पेन का कलर है वो चेंज ना हो, रेड ना दिखे, ग्रीन ना दिखे, समझ रहे हो? नहीं तो क्या होगा, आपका जो असाइनमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। तो दोनों बातों का हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक है, और असाइनमेंट बनाते वक्त सबसे पहले आपको अपना इग्नू का फ्रंट पेज लगाना है जिसमें आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, ये सब कुछ। फिर आपको अपना जो इग्नू का आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपी निकाल के लगानी है। फिर आपको अपने सब्जेक्ट का असाइनमेंट का जो क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ है वो क्वेश्चन पेपर अटैच करना है। 4th पेज से आपको अपने आंसर राइटिंग को लिखना स्टार्ट करना है जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तब। तो यहाँ पर जनवरी सेशन वालों ने तो ऑलरेडी असाइनमेंट बना लिया होगा, सबमिशन करना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन अब जितने भी एस्पिरेंट्स ने जून 2025 में एडमिशन लिया है, आप सभी जब असाइनमेंट बनाओगे तो सबसे पहले तो जून 2025 में जितने भी एस्पिरेंट्स ने एडमिशन लिया है, आपको अपना असाइनमेंट बनाना कब शुरू करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जनवरी में करना, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है मार्च अप्रैल में, तो बहुत टाइम है, अभी से बना के क्या ही करोगे। लेकिन यस, असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है ये मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल में वीडियो नीचे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद आपको पूरी कोशिश करनी है कि जब आप असाइनमेंट बनाओ 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व कर रहे हो तो 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट कर लेना। 10 मार्क्स का अगर कर रहे हो तो 3 पेजेस में अपना करना। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी बेस्ड है तो पूरी कोशिश करना कि रूलर था, यानी दोनों साइड लाइन वाले पेजेस हो। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल वाला कोई आपके पास सब्जेक्ट हो तो एक साइड प्लेन हो, दूसरी साइड जो है वो लाइन वाला हो, इस तरीके से बनाना। ओवरऑल पूरा असाइनमेंट आपको कोशिश क्या करनी है, क्योंकि आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो असाइनमेंट है 25 से 26 पेजेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये जो 25 से 26 पेजेस मैंने आपको बताए हैं ये आगे पीछे करके, यानी ये एक पेज है, इसका फ्रंट जो है एक पेज हुआ, इसका बैक दूसरा पेज हुआ, इस तरीके से करके आपको क्या करना है 26 ओवरऑल। अगर आप सभी सिंगल पेजेस काउंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 13 पेजेस में अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, उससे ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। तो जो भी वर्ड लिमिट दे रखी है उन बातों का ध्यान रखना, और एक ही हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है,
आप में से बहुत ऐसे लोग होते हैं, मान लो आपको 6 सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है, तो एक आपने किसी और को दे दिया, दूसरा किसी और को दे दिया, ऐसा मत करना। जो एक असाइनमेंट आप बना रहे हो या आपकी सिस्टर बना रही है या आपका कोई फ्रेंड बना रहा है या आप कहीं बाहर से बनवा रहे हो, तो पूरे ऑल 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट वो एक पर्सन ही बनाएगा। राइटिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बुक्स कब मिलती हैं? देखो यहाँ पर क्या है कि इग्नू की साइड से बुक जो है डिलीवर हो भी जाती है और नहीं भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इग्नू के बुक के लिए बैठकर वेट करना तो टाइम वेस्ट है। अगर आपका जनवरी सेशन है और आपके पास एग्जाम में मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बुक नहीं आई है, तो आप इनके जो स्टडी सेंटर है आप लोगों के अकॉर्डिंग वहां जाकर आप अपने खुद से जाकर बुक ले आओ, ठीक है। अदरवाइज इग्नू क्या करते हैं, इग्नू के साइड से आपको कभी कभी तो ये सारे सब्जेक्ट की बुक प्रोवाइड कर देते हैं, कभी कभी ये एक दो बुक्स दे देते हैं, बाकी नहीं देते। तो इससे अच्छा है कि आप गूगल पे ई ज्ञान कोश सर्च करोगे, ई ज्ञान कोश, तो इग्नू के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। नहीं तो प्ले स्टोर पे इतने सारे इग्नू के ऐप है, तो इग्नू की बुक आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बुक आएगी हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग गूगल से भी बुक सर्च कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है और आप अपने बुक के थ्रू असाइनमेंट भी बना सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि एग्जाम में आप इन फ्यूचर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो या यूपीएससी की भी करोगे, इग्नू जो सोर्स है, इग्नू की जो बुक है ना, बहुत हेल्पफुल होती है। तो कभी भी आप इनको पढ़ो तो इतना अच्छे से करो कि आप इन दोनों एग्जाम के लिए भी आगे इसी बुक से करोगे, जो बहुत ज़्यादा काम आती है, इतना अच्छी बुक्स मानी जाती है। तो इसके बेस पर भी देखना। इग्नू के एग्जाम से पढ़ना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी मत ही पढ़ना, इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि आप अपने एग्जाम के टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे। यस, अगर जैसे कि जितने भी स्टूडेंट ने अभी जून 2025 में एडमिशन लिया है, आपके पास बहुत टाइम है ना, कि आपका एग्जाम तो अभी नेक्स्ट ईयर होगा जून 2026 में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइम है बुक पढ़ने का, तब आप इग्नू की बुक अभी से पढ़ सकते हो। लेकिन एग्जाम से 1-2 महीने पहले सोच रहे हैं कि चलो अब बुक उठा के और कुछ पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर अभी तब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट की हेल्पफुल होगा या फिर आपको PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काम आता है, जिससे आपको अपना सिर्फ उतना ही करो जिससे अच्छा स्कोर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम असाइनमेंट और एग्जाम के मार्क्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं, कैसे क्या होता है? देखो, असाइनमेंट का जो परसेंटेज है वो 30% माना जाता है, एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसका 70% माना जाता है, ठीक है। और इसका 30% निकालोगे, मान लो आपके 100 में से 55 आए और एग्जाम में आपके 100 में से 74 आए, ठीक है। तो आपको पहले इसका 70% निकाल लेना और इसका 30% निकाल लेना। वो कैसे निकाला जाता है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहां से देख लेना। वो निकालने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, मान लो इसका जो भी आएगा और इसका जो भी आएगा, फिर इन दोनों का आपस में जोड़ देना, ऐड कर देना, प्लस कर देना, तब जाके एक सब्जेक्ट में आपके वो मार्क्स माने जाते हैं। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा था, मैम हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले असाइनमेंट के सारे मार्क्स को जोड़ लेते हैं और फिर सारे एग्जाम के मार्क्स को प्लस कर लेते हैं, फिर इसका 30% निकाल लेते हैं, इसका 70% निकाल लेते हैं और तब हमारा बन जाएगा? नहीं, इससे गलत परसेंटेज निकलेगी, समझ रहे हो? तो परसेंटेज निकालने का सही तरीका क्या है, एक एक सब्जेक्ट का, ये अगर आपका ये पहला सब्जेक्ट है, असाइनमेंट का 30% निकालो प्लस एग्जाम का 70% निकालो और इन दोनों को जो भी 30 और 70 करके जो भी आएगा इन दोनों को जोड़ दो, जो भी आएगा वो आपका, तब जाकर वो मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। कि हाँ ओवरऑल हमारे एक सब्जेक्ट में इतने आए। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में अगर 74 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 तो ये आपका टोटल मार्क्स 100 में से 74 बन रहा है, नहीं। असाइनमेंट का भी 30% है और इस 74 का तो आपको 70% निकालना भी तो है, तो तब जाकर हमारा परसेंटेज बनता है, ठीक है। और लास्ट में ऑल 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जितने जिसके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जब आप सारे सब्जेक्ट के निकालोगे उसको प्लस कर देना और उसके बाद अपने परसेंटेज आप सभी निकाल सकते हो। डिटेल में नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रीएवल्यूशन क्या होता है? देखो, जैसे कि अभी जितने भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, रीएवल्यूशन हम तब करते हैं। रीएवल्यूशन करने का मतलब क्या है, पहले तो आपको 700 रुपये पे करने पड़ते हैं। आप लोगों ने एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था बट इग्नू ने की साइड से मुझे मार्क्स बहुत कम आए हैं, आखिरकार कम आए क्यों है? तो आपको चेक करना है
तो आप अगर चाहते हो कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तब आप सभी रीएवैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले पर सब्जेक्ट के लिए आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा, और फिर जाकर वो आपके रीएवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि तब वो आपके आंसर शीट को दोबारा से चेक करते हैं, जो टीचर होगा ना दोबारा से चेक होगा। और रीएवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मार्क्स बढ़ेगा ही, कम भी हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी रीएवैल्यूएशन, अगर आप में से कोई सोचता है कि मुझे करना है, मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो तभी श्योर होना, तभी इस फॉर्म को फिल करना जब आपको पूरा श्योर है कि यस मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, वरना आपके 700 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो मार्क्स मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स बढ़ जाएगा, 3 मार्क्स बढ़ जाते हैं, ऐसा अप्रॉक्सली। मार्क्स कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बेटर तरीका अगर मैं आपको बताऊं, रीएवैल्यूएशन करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगी अपना आंसर शीट के लिए अप्लाई करो। आंसर शीट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको, क्योंकि देखो 700 रुपये पे करने से अच्छा हम 100 रुपये दे दें, राइट। 100 रुपीज़ पे करके आपने जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो ईमेल आईडी मेंशन की होगी, फिर वो आपकी आंसर शीट को आपको मेल कर देंगे। ठीक है, और आप फिर चेक कर सकते हो कि टीचर ने कहाँ पर आपके मार्क्स को डिडक्ट किया है, या फिर उन्होंने कहाँ मार्क्स नहीं दिए। और फिर जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि यस मेरे मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होने चाहिए, तब आप सभी रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मत करना, क्योंकि 700 रुपीज़ हर एक कोई पे करेगा, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बट यस, ये काम तभी करना जब हम पूरे तरीके से श्योर हो। और अगर श्योर नहीं भी है तो सबसे पहले हमें आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि यहाँ पर हम अपने आंसर शीट को चेक कर ले कि टीचर ने कई नंबर को काउंट करने में तो मिस्टेक नहीं करी, या कोई आंसर छूट तो नहीं गया उनसे। ठीक है, तब अगर लग रहा है कि यस मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मार्क्स बढ़ने चाहिए, तब आप रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या री एग्जाम दे सकते हैं? देखो, ऑब्वियस है, अगर आपके 40 मार्क्स से कम आए एग्जाम में, मान लो 39 आए, तो ऑब्वियस है फेल है आप सभी, है ना। तो जो फेल है स्टूडेंट, आप भी रीएवैल्यूएशन करा सकते हो, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया आप फेल हो गए, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो पहले आंसर शीट मंगवाना मेल आईडी पर, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैसे नहीं पे कर पाते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम दोबारा देना है, तो आप दोबारा एग्जाम दोगे। मान लो अगर आपने अभी जून में एग्जाम दिया, आप उसमें फेल हो गए, तो नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में होगा। तो अभी जब दिसंबर का एग्जाम फॉर्म जो निकला है उसको फिल कर देना, जैसे बाकी एस्पिरेंट्स करते हैं, और फिर आप दोबारा से दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो। तो आगे जाकर अभी आपका जो ग्रेड कार्ड है ना, उसमें जो पासिंग मार्क्स होगा वो मेंशन होगा। क्योंकि आप में से बहुतों को ये भी डाउट होता है, मैम हम अभी तो फेल हो गए, लेकिन आगे भी जाकर के अगर हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो कौन सा मेंशन होगा? दोनों मेंशन होगा, ग्रेड कार्ड में नहीं। ग्रेड कार्ड में एक ही नंबर मेंशन होता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, या जो लोग ये रीएवैल्यूएशन करेंगे, तो आप लोगों में भी यही होता है। मान लो अगर अभी आपके मार्क्स जो है वो 39 आए, आप लोगों ने रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, तो और आपके मार्क्स बढ़ गए, मे बी 42 हो गए, 45 हो गए, या कम हो गए, तो ग्रेड कार्ड में आगे जाकर ये नंबर मेंशन होगा, ना कि ये 39 मेंशन होगा। ठीक है, ये याद रखना। और री एग्जाम कभी भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। दिसंबर में फेल हुए तो जून में दे सकते हो, जून में बैक आई है तो दिसंबर में दे सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिल करना ही पड़ता है। अपने एग्जाम मार्क्स से सेटिस्फेक्शन ना हो तो क्या करें, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लग रहा है अपने एग्जाम के मार्क्स से सेटिस्फेक्शन नहीं हो, तो एक तो ऑप्शन है री एग्जाम, दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिल करो सब्जेक्ट का और एग्जाम दे दो। और अगर आपको लग रहा है कि रीएवैल्यूएशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आंसर शीट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हर कोई पैसा नहीं दे पाता, हर किसी के पास 700 रुपये नहीं होते कि वो पे कर पाए। तो उसको लगता है कि मैं दोबारा से ही 200 रुपये पे करके बेटर है कि मैं एग्जाम दे दूँ, बेटर कर दूँ। तो वो भी अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपकी चॉइस होती है। तो रीएवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में पासिंग मार्क्स सबको क्लियर हो गया। असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं डेफिनेटली, यस। असाइनमेंट जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि हम वो नोट्स भी आपका साथ में बनता रहे। और जब आप असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाए, उसकी पीडीएफ अपने पास रखो। मैं अपने पेड बैचेस में भी जो स्टूडेंट है उन्हें भी यही सजेस्ट करती हूँ, असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी असाइनमेंट आप सभी ने बनाया है उसकी पीडीएफ बना के अपने पास रखो,
और असाइनमेंट में जो आंसर लिख रहे हो वो इस तरीके से लिखो जैसे वो एग्जाम के नोट्स बनाते हैं, ताकि वो टॉपिक्स के जो नोट्स है आपके पास रेडी रहे और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। बाकी के जो 5 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं असाइनमेंट के, उसको भी बाद में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। डेफिनेटली असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम असाइनमेंट कौन सा बनाए? देखो असाइनमेंट कौन सा बनाए, मैंने आपको बताया जितने भी जनवरी सेशन है, जैसे कि ध्यान से समझना, जनवरी 2025 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने अभी एडमिशन लिया, आपको जनवरी सेशन का बनाना होता है असाइनमेंट। और जिन्होंने जून में एडमिशन लिया है, चाहे वो कोई भी साल हो, कोई भी ईयर, अभी 25 चल रहा है इसलिए मैं 25 मेंशन कर रही हूँ, तो जून वालों को जून वाला सेशन बनाना होता है। देखो इग्नू में क्या होता है, ये लोग ना असाइनमेंट एक तो जून 2025 से लेकर के और नेक्स्ट ईयर यानी जून 2026 यानी जनवरी, सॉरी, तो जो लोग आगे जनवरी में भी एडमिशन लोगे ना, जनवरी 2026 में, उनका असाइनमेंट भी जून वालों का ही सब दोनों का सेम होता है। ये पूरे साल में एक बार ही असाइनमेंट पब्लिश करते हैं। जैसे जनवरी 2025 जो स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहे हैं ना, वही सेम असाइनमेंट जून 2024 वाले स्टूडेंट ने भी बनाया था। क्यों? जून वाले और जनवरी सेशन वालों का दोनों का असाइनमेंट सेम होता है। ये लोग नया असाइनमेंट जून में लाते हैं, जैसे 2024 में लाए, उसके बाद ये 2025 के जून के मंथ में लाए। यानी अब जितने भी स्टूडेंट ने जून 2025 में एडमिशन लिया है, उन्हें उनका जो भी असाइनमेंट निकला है वही सेम असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर जो जनवरी 2026 में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उन्हें भी सेम असाइनमेंट बनाना होता है जनवरी सेशन के लिए। ये कोई दोबारा से नया असाइनमेंट पब्लिश नहीं करते, एक बार ही करते हैं। जून और जनवरी सेशन वालों को वही बनाना होता है, फिर नेक्स्ट जून के लिए दोबारा से ये नया पब्लिश कर देते हैं। क्लियर हो गया? असाइनमेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको जिस भी असाइनमेंट जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें उसको बनाओ, ठीक है? और बहुत केयरफुल तरीके से बनाना। असाइनमेंट में एक चीज़ और याद रखनी है कि जब कभी भी आप अपना असाइनमेंट को सबमिट करोगे, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन अगर आप सभी अपना असाइनमेंट को सबमिट करते हो तो वहां पर आपको एक रजिस्टर पे ना साइन करवाया जाता है। तो आपको जब जहाँ भी आप साइन करोगे कि हाँ मैं जाकर के मैंने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो प्रूफ अपने पास तब तक रखना जब तक रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 1 साल हो जाता है रिजल्ट डिक्लेयर होने में। मान लो अभी आपने सितंबर में यहाँ पर सबमिट किया, तो नेक्स्ट ईयर सितंबर तक असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं भी आता, या बीच बीच में आपको मिल भी जाएगा। तो असाइनमेंट का रिजल्ट लेट आता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। लेकिन जब तक असाइनमेंट के सारे असाइनमेंट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो जो रिकॉर्ड है अपने पास रखना। ऑनलाइन भी सबमिट कर रहे हो तो उसका भी रिकॉर्ड रखना, क्योंकि फिर टीचर जो आगे होते हैं कॉलेज वाले वो आपको कह देंगे कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे कि मैंने तो सबमिट किया था, राइट? तो प्रूफ डेफिनेटली होना चाहिए। प्रूफ नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, दोबारा से असाइनमेंट प्रिपेयर करना होगा। दूसरी बात, पीडीएफ मैंने आपको बना के रखने को क्यों कहा, बाई चांस आपने अपना असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट किया और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खो दिया और उन्होंने आपको कहा कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, इसलिए आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए, तो कोई इशू नहीं है। आपने जो उस असाइनमेंट की पीडीएफ बना के रखी होगी ना, वो ऑनलाइन सबमिट कर देना, ठीक है? वो आप बहुत ईजी, दोबारा नहीं मेहनत करनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, चाहे कोई भी सेशन हो, ठीक है, जनवरी वाले या फिर आपके जून के सेशन में। देखो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करनी है कम से कम 2 साल, अब वो कोई भी साल हो, ठीक है, लास्ट PYQ जो है पास्ट के जो हमारे 2 साल है वो उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो निकालो। उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर करो। चाहे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन 1 से 2 दिन पहले भी करोगे ना, तब भी ये ट्रिक काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे इग्नू में क्या होता है, कोई भी एग्जाम होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक सेम होते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर 30 से 35 यूनिट्स को कवर अप कर सकें, तो हमें वो टॉपिक को पहले ढूंढना है जो 5 से 6 टॉपिक से काम बन जाए। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, 2023 से और 2025 यानी अभी जून में एग्जाम हुआ है ना, इतने क्वेश्चन पेपर पहले उठाओ, सामने रखो, एनालाइज करो आपका जो भी कोर्स हो, और फिर जो जो टॉपिक्स जो जो रिपीट हुआ है उसे निकालो और उसको प्रिपेयर करो अपने एग्जाम के लिए, दैट्स इट, ठीक है? और जितने भी एस्पिरेंट MA हिस्ट्री कर रहे हो, BA हिस्ट्री कर रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, 2024 से
2024 में 2 एग्जाम हुआ था, एक जून में एक दिसंबर में, और 2025 में अभी एक एग्जाम हुआ है। ये 3 क्वेश्चन पेपर जिन्होंने अच्छे से कर लिया, कोई नहीं रोक सकता कि 80% में ना ला पाए। आप में से बहुतों का ये भी डाउट रहता है कि मैम इग्नू में मार्क्स आते भी हैं 80%, डेफिनेटली आते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया है, चाहे आप मेरे पेड बैचेस के मेंबर हो, चाहे आप यूट्यूब मेंबर हो, दोनों के लिए यहाँ पर ये बात है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, असाइनमेंट कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो चीज़ें फॉलो कर ली, कोई नहीं रोक सकता कि 80 से 90% ना आए। ठीक है, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पेड बैचेस के मेंबर्स के आए भी हैं, उन्होंने रिजल्ट भी शेयर किया, और डेफिनेटली मार्क्स आते हैं। ठीक है, डिडक्ट होते हैं लेकिन मार्क्स भी आते हैं अगर हमने प्रॉपर तरीके से लिखा। तो वो कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको अभी आगे एग्जाम आएंगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट यस, इसकी PYQ पे ज़्यादा और आपका जो सिलेबस है। चलिए आगे बात करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डाउट है। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया, हिस्ट्री से BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, पेड क्लासेज अगर आप सभी लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, बिल्कुल अवेलेबल है। 8882196980 पे व्हाट्सअप करना है। असाइनमेंट, नोट्स, क्लासेस सब प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ भी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप के थ्रू आप कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि लेना ही लेना है, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट ये जिसके पास टाइम नहीं होता, जो जिन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती और A to Z डिटेल में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जितना जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ सफिशिएंट होगा, एग्जाम में इससे बाहर जाएगा नहीं। और अगर आप में से कोई भी UGC नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा हो, है ना, और TGT PGT लेवल की कर रहा हो, SSB की कर रहा हो, DRIT की कर रहा हो, हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए पेड क्लासेस लेनी है तो आप इस व्हाट्सएप पे टेस्ट करके बता सकते हैं। और इग्नू से रिलेटेड जितने भी जो भी डाउट आपके बनते हैं वो सारे डाउट इस एक वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। बेशक ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन इस एक वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गया है कि हमने इग्नू में एडमिशन लिया और इग्नू से एडमिशन लेने के बाद डिग्री तक की सारी बातें मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर दिया है। इसके बावजूद आपके पास कोई भी डाउट अभी भी है, लगता है कि मैम आपने ये चीज़ स्किप कर दी, इसमें भी हमें डाउट है, तो कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट कर दो। इससे ज़्यादातर अगर कमेंट रहा, मैक्सिमम डाउट अगर बने रहे, तो डेफिनेटली इसकी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इग्नू की आगे की आने वाली सारी अपडेट आपको ऑन टाइम मिलते रहे। और एक बार याद रखना, एग्ज़ाम फॉर्म, जैसे आप में से कई ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं देते, तो नेक्स्ट ईयर भी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो दोबारा से फिल करना होता है। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म एक बार फिल कर दिया तो दोबारा नहीं करना होता, नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म हमें, अगर हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया तो तब तक एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकला ही हुआ है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से फिल कर लो। और जितनी जल्दी आप लोग फिल कर लोगे उतना अच्छा होगा, तभी आपको आपके नज़दीकी जो है वो एक सेंटर मिल जाएगा। अदरवाइज सीट फुल होने के बाद आपको दूर दूर मिलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के तो मिलते भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।